नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा, आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने जाना कि बौद्धिक अक्षमता क्या होती है। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे बौद्धिक अक्षमता के परिवर्तनशील पारिभाषिक परिप्रेक्ष्य पे। वस्तुतः बौद्धिक अक्षमता जो है वो एक स्थिर संकल्पना नहीं है और ये समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते आए हैं। बौद्धिक अक्षमता एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पिछली एक शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो आज के पाठ का उद्देश्य यही है कि इसके अध्ययन के बाद आप बौद्धिक क्षमता की संकल्पना को स्पष्ट कर पाने में सक्षम होंगे, इसकी परिभाषा की व्याख्या कर पाएंगे और इसके बदलते पारिभाषिक परिदृश्य का वर्णन कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता को परिभाषित करने वाली विभिन्न संस्थाओं पे। तो 4 प्रमुख संस्थाओं की चर्चा यहाँ पे समीचीन प्रतीत होती है। सबसे अग्रणी संस्था जो बौद्धिक क्षमता की परिभाषा को रिवाइज करती है वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ और संक्षेप में AAIDD। दूसरी जो संस्था है जिस पर काम करती है वो है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तीसरी जो संस्था है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। DSM जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, वो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की ओर से प्रकाशित किया जाता है। और चौथा जो भारत में मान्य है वो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी हाल फिलहाल में निःशक्त जन अधिकार विधेयक संसद ने पास किया है 2016 में और वो जल्द ही लागू होने वाला है। तो ये चारों की परिभाषाओं पे हम बौद्धिक क्षमता के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में परिभाषा दी गई है और जो निरंतर अपडेट की जाती रही है वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की। आइए सबसे पहले हम संक्षेप में AAIDD के बारे में जानें। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की स्थापना वस्तुतः 1876 में एडवर्ड सेंगुइन ने की थी। एडवर्ड सेंगुइन के बारे में आपको बताते चलें कि ये जीन मार्क इटार्ड जिन्हें विशेष शिक्षा का जनक माना जाता है, ये उनके विद्यार्थी थे, एडवर्ड सेंगुइन। सेंगुइन ने 1876 में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन्स की स्थापना की और यही संस्था बाद में आज की तारीख में AAIDD जानी गई। हालांकि बौद्धिक क्षमता का जैसे जैसे नाम परिवर्तित होता रहा वैसे वैसे इस संस्था के नाम में परिवर्तन आए। सबसे पहले इसको एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन्स के नाम से जाना गया। बाद में इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी के नाम से जाना गया। फिर इसका नाम बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हुआ और अब इसका नया नाम जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ AAIDD ने 1908 से लेकर अब तक 11 बार बौद्धिक क्षमता अथवा मानसिक मंदता की परिभाषा, उसके नैदानिक मानदंड आदि को संशोधित किया है। पर हम मुख्यतः यहाँ पर 1980 के बाद की बौद्धिक क्षमता या मानसिक मंदता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। उस वक्त यह संस्था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन AAMR के नाम से जानी जाती थी। AAMR की बात अगर करें, AAMR 1983 के अनुसार ग्रॉसमैन ने जो परिभाषा दी थी उस वक्त इसका नाम मानसिक मंदता था और ये परिभाषा ये थी कि मानसिक मंदता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है या जो संगामी असामान्यता से जुड़ी होती है और जो विकासात्मक अवधि के दौरान ही अभिव्यक्त होती है। अगर ग्रॉसमैन की इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं पहला कि मानसिक मंदता में क्या होना चाहिए, तात्विक रूप से औसत से कम, सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सबसे पहला, अर्थात एक इंटेलिजेंस टेस्ट पे सामान्य से लगभग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम की बौद्धिक क्षमता। तो ऐसे में ये माना गया 70 से कम IQ, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है। ध्यान दें कि ये जो बौद्धिक क्षमता में कमी है उसके कारण अनुकूली व्यवहार में भी साथ साथ असामान्यता आ जाती है और ये कब अभिव्यक्त होती है, किस अवधि में, विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। तो इस परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड जो था
वो 3 था, IQ 70 या उससे कम, अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी और 18 वर्ष की आयु तक इसका आरंभ। बाद में मानसिक मंदता की परिभाषा को ल्यूकेसॉन ने अपडेट किया, इसको संशोधित किया और कोशिश की कि इसमें स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता लाई जाए। ल्यूकेसॉन ने 1992 में जो मानसिक मंदता की संशोधित परिभाषा दी, उसके अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से 2 या अधिक क्षेत्रों में संबद्ध कमी पाई जाती है: स्व सहायता, दैनिक कार्य, सामाजिक कौशल, सामुदायिक कौशल, स्वनिर्देश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा या ज्ञान और मनोरंजनात्मक कार्य। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1983 की जो ग्रॉसमैन की परिभाषा थी और 1992 की जो ल्यूकेसॉन की परिभाषा थी, इसमें ल्यूकेसॉन ने सिर्फ उसको और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया। लगभग अधिकांश चीज़ें समान हैं, जैसे अधो औसत बौद्धिक क्रियाशीलता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी। ल्यूकेसॉन ने अनुकूलनीय व्यवहार को वस्तुनिष्ठ बनाते हुए उसको स्पेसिफाई किया कि कौन कौन से अनुकूलनीय व्यवहार हो सकते हैं: स्व सहायता, दैनिक कार्य, सामाजिक कौशल, सामुदायिक कौशल, स्वनिर्देश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा और मनोरंजनात्मक कार्य। इनमें से कम से कम 2 या अधिक क्षेत्रों में अगर संबद्ध कमी पाई जाती है तो ये बौद्धिक अक्षमता होगी। सबसे जो नवीनतम परिभाषा बौद्धिक अक्षमता की दी है वो AIDD ने 2010 में दी है, जिसके अनुसार बौद्धिक अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। अगर इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें बौद्धिक अक्षमता मानने के लिए व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित होना चाहिए और उसके अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी पाई जानी चाहिए और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होनी चाहिए। साथ ही इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होना चाहिए। अगर हम नए निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 की बात करें, जो कि भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पूर्व पास किया है, तो उसकी परिभाषा के अनुसार बौद्धिक निःशक्तता में ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंदर दैनिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशलों की रेंज है। AIDD ने 2010 में जो परिभाषा दी है उसमें कौन कौन से कौशल प्रभावित होते हैं या बौद्धिक क्षमता में कमी और अनुकूलनीय व्यवहार में जो कमी पाई जाती है वो कौन कौन से स्किल एरियाज में दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, उसके लिए देख लें कि अवधारणात्मक कौशल में दिखाई दे सकती है, व्यक्ति की भाषा प्रभावित हो सकती है, वो चाहे अभिव्यक्ति की भाषा हो चाहे ग्राह्य भाषा हो, व्यक्ति का पढ़ना लिखना प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति की धन संबंधी संकल्पना प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति का स्वनिर्देश प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही अनुकूलनीय व्यवहार में कमी जो है वो सामाजिक कौशलों को प्रभावित करती है, जैसे कोई जिम्मेवारी लेना, लोगों से अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाना, आत्मसम्मान, विभिन्न नियमों का पालन या उत्पीड़न से अपना बचाव करना, अर्थात गुलाइबिलिटी से अपना बचाव करना। या फिर ये चीज़ें प्रायोगिक कौशल को भी प्रभावित करती हैं, जैसे दैनिक क्रियाओं एवं स्व सहायता कौशल, नहाना, कपड़े पहनना, सजना संवरना आदि इनको भी प्रभावित कर सकता है। दैनिक नियमित कार्य जैसे घरेलू काम, दवाई लेना, फ़ोन का प्रयोग, रुपए पैसे का हिसाब, आवागमन आदि इनको प्रभावित कर सकता है। या स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, या व्यावसायिक कौशलों को प्रभावित कर सकता है, या सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशलों को। जिन कौशलों को बौद्धिक क्षमता प्रभावित करती है उन कौशलों को वस्तुतः 3 बड़े कैटेगरी में बांटे गए हैं: कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, अवधारणात्मक कौशल, सोशल स्किल और प्रायोगिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स। लेकिन बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा का प्रयोग करने के लिए AIDD ने 5 मान्यताएं सुझाई हैं कि इन 5 एजम्पशंस को निश्चित रूप से कंसीडर किया जाना चाहिए, तभी इस परिभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले जो उन्होंने बताई है मान्यता वो है कि लिमिटेशंस इन प्रेजेंट फंक्शनिंग मस्ट बी कंसिडर्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी इन्वायरमेंट्स टिपिकल ऑफ द इंडिविजुअल एज, पीयर्स एंड कल्चर। जो बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति की सीमाएं हैं
उन पर विचार करने से पहले हमें उसके समुदाय, उसके वातावरण, उसकी आयु और उसकी संस्कृति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वैलिड असेसमेंट कंसिडर्स कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज वेल एज डिफरेंसेज इन कम्युनिकेशन, सेंसरी, मोटर एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। जब भी हम असेसमेंट करें तो उसमें हम भाषाई भिन्नता एवं सांस्कृतिक भिन्नता का और साथ ही साथ संप्रेषण भिन्नता, संवेदी भिन्नता, गामक भिन्नता और व्यवहारिक कारकों का भी ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम वैलिड असेसमेंट करें तो विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान जरूर रखें। तीसरी जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो ये है कि विद इन एन इंडिविजुअल लिमिटेशंस ऑफन कोएग्जिस्ट विथ स्ट्रेंथ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये मान के चलना होगा उपरोक्त परिभाषा का प्रयोग करने से पहले कि एक व्यक्ति में जो कमियां होती हैं उनके साथ साथ कुछ न कुछ उसकी अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ उसका स्ट्रेंथ जरूर होता है। कमियां और स्ट्रेंथ दोनों साथ साथ अस्तित्व रखते हैं हर व्यक्ति में। अर्थात जब भी हम देखें तो उसकी उन कमियों के साथ साथ हम बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति की स्ट्रेंथ भी देखने का प्रयास करें। उसकी चौथी मान्यता जो है वो है एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग लिमिटेशंस इज टू डेवलप ए प्रोफाइल ऑफ नीडेड सपोर्ट्स। जब भी हम बौद्धिक क्षमता की व्याख्या करें और बौद्धिक क्षमता की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की कमियों का उल्लेख करें तो उसका पर्पस उसके नकारात्मक पहलू को देखना नहीं, वो क्या नहीं कर सकता ये देखना नहीं है, बल्कि उसका पर्पस, उसकी कमियों को देखने का पर्पस ये है कि उसके लिए क्या सहायता आवश्यक हो सकती है, क्या आवश्यक सहायता दे जाने पे वो इंडिपेंडेंट लिविंग के लायक होगा। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए एक बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति के कमियों की व्याख्या करते हुए। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है बौद्धिक क्षमता की परिभाषा में वो है विथ एप्रोप्रिएट पर्सनलाइज्ड सपोर्ट ओवर ए सस्टेन्ड पीरियड द लाइफ फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जनरली विल इम्प्रूव। यदि एक बौद्धिक क्षमता युक्त बालक को एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक उपयुक्त सहायता दी जाए तो उसकी लाइफ फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। हमें ये मान के चलना होगा। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि ये तो सब बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, जब भी हम उस परिभाषा के आधार पे किसी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण कर रहे हों, उसकी व्याख्या कर रहे हों, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उपयुक्त व्यक्तिगत सहायता अगर एक निश्चित अवधि तक दी जाए तो संबंधित व्यक्ति का जो जीवन है वो इम्प्रूव होगा, उसकी लाइफ फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये 5 मान्यताएं हैं जो उपरोक्त परिभाषा को यूज करते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो 2002 की परिभाषा है उसमें 5 आयामों को कंसिडर किया गया है। सबसे पहला इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर है, तीसरा हेल्थ है, चौथा पार्टिसिपेशन है, 5वां कॉन्टेक्स्ट है। इस प्रकार हमने आज के सत्र में देखा कि बौद्धिक क्षमता की परिभाषा में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो ग्रॉसमैन के द्वारा दी गई 1983 की परिभाषा है। उसके बाद 1992 में इसकी परिभाषा को संशोधित किया गया और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया गया। 2010 में परिभाषा को परिवर्तित करते हुए AAIDD ने इसका नाम बदलकर मानसिक मंदता से बौद्धिक क्षमता कर दिया और ये बताया कि ये मुख्यतः बौद्धिक क्षमता की कमी और अनुकूलनीय व्यवहार की कमी जो है वो अवधारणात्मक कौशल, सामाजिक कौशल और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। धन्यवाद।